हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लाइफ प्रोसेस हमारा चैप्टर चल रहा है। ये चैप्टर है क्लास 10th एनसीईआरटी का। क्लास 10th एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, बायो का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक दो पार्ट्स कवर किए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मिला करके हम लोगों ने जैव प्रक्रम, जो कि कई प्रकार के हैं, उसमें से जो पोषण का प्रक्रम था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने पादपों में होने वाले पोषण को देखा, जंतुओं में होने वाले पोषण को देखा और मानव पाचन तंत्र को देखा। ये हमारा पार्ट 3 है और आज के इस पार्ट 3 में हम लोग श्वसन को कवर करेंगे, है ना। श्वसन को कवर करेंगे। इसमें हम लोग पादपों में श्वसन देखेंगे, जंतुओं में श्वसन देखेंगे और जो मानव श्वसन तंत्र है उसको हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो श्वसन बोल दो या फिर मनुष्यों में जो श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो आज के इस वीडियो से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा पार्ट 4 आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे परिसंचरण तंत्र और पार्ट 5 में जाकर के हम लोग उत्सर्जन तंत्र को कवर करेंगे और ये जो पूरा चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, ये कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 5 पार्ट्स आएंगे इस वाले चैप्टर में। 5 पार्ट्स में ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो श्वसन जो टॉपिक है उसमें शुरुआत हम करते हैं एक्टिविटी 6.4 से। देखो 6.4 जो है पुरानी एनसीईआरटी में है, नई वाली एनसीईआरटी में यहाँ पर कुछ और मिल सकता है, 5.4 मिल सकता है, 5.3 मिल सकता है, देख लेना। क्या ये मायने नहीं रखता है, ये एक्टिविटी क्या है, ये मायने रखता है। देखो, एक परख नली में ताजा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए। चूने का पानी लेना है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेना है। इस चूने के पानी में निःश्वास द्वारा निकाली वायु प्रवाहित कीजिए। चूने का पानी लिया और पाइप में फूंक मारा ताकि जो आपने सांस छोड़ा है उसमें जो हवा है वो इसमें प्रवाहित हो जाए, चूने पानी में प्रवाहित हो जाए। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दुधिया होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी परख नली में ताजे चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। फिर एक और जो है टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें भी चूने का पानी ही लेना है, लेकिन इस बार क्या है कि इसमें एयर भेजना है, वायु प्रवाहित करवाना है पिचकारी के माध्यम से। इसमें फूंक मारना है और इसमें पिचकारी के माध्यम से या फिर सिरिंज के माध्यम से। नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी को दुधिया होने में कितना समय लगा, इस वाले में दुधिया होने में कितना समय लगा, इस वाले में दुधिया होने में कितना समय लगा, ये आपको नोट करना है। निःश्वास द्वारा निकाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। अगर आपने रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं ये चैप्टर कवर किया हुआ है, जो मैंने आपको करा रखा है इस वाले एनसीईआरटी सीरीज में, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जो चूने का पानी होता है, जब आप उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाते हो तो वो दुधिया हो जाता है। दुधिया क्यों हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण जो है चूना पानी दुधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने पानी को दुधिया कर देती है। ये दुधिया आखिर हो क्यों जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। तो जो आप सांस छोड़ते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और जो एयर है, इस पिचकारी या फिर सिरिंज से जो हम एयर भेजेंगे उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, लेकिन मात्रा अलग अलग होगी। जो आप सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है वो कम होती है। तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो उससे चूना पानी जो है वो जल्दी दुधिया हो जाएगा, कम टाइम में दुधिया होगा और इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं तो वायुमंडल में कितना है? 0.04% जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4 से 5%, है ना, 4 to 5%। जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन जो है लगभग 16% होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है 16% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4 से 5%, राइट। इसीलिए चूना पानी जो है वो दुधिया हो जाएगा जल्दी ही इस वाले केस में जिसमें हम लोग सांस छोड़ेंगे। समझ में आया आपको? अच्छा, हम जो सांस छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ रही है? श्वसन प्रक्रिया से। श्वसन प्रक्रिया जब होती है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, हम लोग देखेंगे अभी। एक और एक्टिविटी है, आपसे कहा जा रहा है कि
किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ ईस्ट डालिए। आपको ऐसे क्या करना है कि एक छिद्र वाली कॉर्क लगी परखनली में इस मिश्रण को ले लीजिए। आपको एक परखनली लेना है, उसमें या तो चीनी का घोल ले लो या फिर क्या करो किसी फल का रस ले लो और उसमें क्या डाल दो, आप ईस्ट डाल दो। ईस्ट जो कि एक कोशिकीय खमीर है ना, खमीर इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, ईस्ट इंग्लिश में है। एक कोशिकीय कवक है ना, एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय कवक है ये ईस्ट, इसे हम लोग खमीर भी बोलते हैं। अब क्या करना है, एक कॉर्क लगा देना है जिसमें यहाँ पर एक छेद हो ताकि हम पाइप डाल सके, नली डाल सके। तो कांच की नली को लगाया गया है। कांच की नली को स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार चूने के पानी वाली परखनली में ले जाइए। अब यहाँ से एक नली लगाया गया है और इसको जो है इसमें ले जाया गया है। ये एक और परखनली है, इसमें चूना पानी है, इसमें क्या है, चूना पानी है। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन को नोट कीजिए। किण्वन के बाद के बारे में हमें क्या दर्शाता है, किण्वन के उत्पाद के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। देखो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें लिया गया है फल का रस या फिर आप चीनी का घोल ले सकते हो। इसमें डाल दिया गया है ईस्ट। एक कॉर्क लगाया गया है जिसमें छेद है, उस छेद से नली को निकाला गया है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला गया है। इसमें चूना पानी है। अब देखो होता यह है कि चीनी का घोल जो हमने लिया हुआ है उसमें जो हमने ईस्ट डाला है तो यहाँ पर होता है फर्मेंटेशन। यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है, एक प्रकार का श्वसन है, ये अवायवीय श्वसन है जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। फर्मेंटेशन जब होता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऐसे जाने वाली है यहाँ से इस वाले ट्यूब में, और इसमें क्या है, चूना पानी है। तो ये चूना पानी जो है दूधिया हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। समझ में आया आपको। और फर्मेंटेशन होता है तो उत्पाद क्या बनता है ये हम लोग अभी देखेंगे। वैसे फर्मेंटेशन जब होता है तो उत्पाद, फर्मेंटेशन जब होता है ईस्ट के मदद से जो फर्मेंटेशन होता है तो यहाँ पर जो है एथेनॉल बनता है, एथेनॉल बनता है। तो शराब बनाने में, बियर बनाने में जो है इस ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर फर्मेंटेशन करवाया जाता है एथेनॉल बनाने के लिए, राइट, दारू बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए। एथेनॉल, इसी को हम लोग आम भाषा में अल्कोहल बोल देते हैं। वैसे अल्कोहल तो पूरे फैमिली का नाम है जिसमें मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आता है, लेकिन जब हम अल्कोहल बोलते हैं तो हमारा मतलब जो है एथेनॉल से ज़्यादा होता है। तो दोनों केस में क्या हुआ कि श्वसन हुआ है, इस वाले में भी श्वसन हुआ है और इस वाले में भी श्वसन हुआ है, और श्वसन में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई है, राइट। अब देखते हैं कि क्या सब बातें कही गई है। पिछले अनुभाग में यानी कि पोषण वाले अनुभाग में जो हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर किया, पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। कहा जा रहा है कि पोषण प्रक्रम में हम लोगों ने खाना खाया था, पोषण प्रक्रम में हम लोगों ने खाद्य पदार्थों को खाया था, भोजन खाया था, उसका इस्तेमाल जो है कोशिकाएं करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए, ताकि और भी जो जैव प्रक्रम है, और भी तरह के जो जैव प्रक्रम है, अलग अलग प्रकार के जैव प्रक्रम है, और भी तरह के जो जैव प्रक्रम है उसको सही से संचालित किया जा सके। पोषण प्रक्रम में हम लोगों ने अंतर्ग्रहण किया था खाद्य पदार्थों का। इस खाद्य पदार्थों से ऊर्जा मुक्त कराई जाती है कोशिकाओं के द्वारा। कोशिकाएं जो है ऊर्जा प्रदान करती हैं, क्यों करती हैं? और भी तरह के जो जैव प्रक्रम होते हैं उनको सही ढंग से चलाने के लिए। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में खंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। क्या कहा जा रहा है कि जो खाद्य पदार्थ हैं इससे कोशिकाओं में क्या होता है कि ऊर्जा मुक्त होती है। ये याद रखिएगा, जो खाद्य पदार्थ हम लोगों ने खाया था वो पच गया था, पचकर क्या बना था, ग्लूकोज बना था, पचकर ग्लूकोज बना था। तो श्वसन चैप्टर में जो है ग्लूकोज बना था, अमीनो एसिड बना था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना था। तो श्वसन चैप्टर में हम लोग मेनली ग्लूकोज की बात करते हैं। तो जो आपने पोषण प्रक्रम में खाद्य पदार्थ खाया था वो पच करके क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब इस ग्लूकोज का इस्तेमाल श्वसन प्रक्रिया में किया जाता है ऊर्जा के उत्पादन के लिए।
ये ऊर्जा कोशिका क्यों चाहिए? ताकि अलग अलग प्रकार के जो जैव प्रक्रम होते हैं उसको सही ढंग से चलाया जाए। कहा यह जा रहा है कि अलग अलग जीव जो है ना, इस ग्लूकोज से ऊर्जा को जो प्राप्त करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ जीव क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं इस ग्लूकोज से ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, है ना। ग्लूकोज को पूरी तरह से तोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में। भाई ऊर्जा कहाँ मुक्त हुई? यहां पर भरपूर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। एक्चुअल में हम लोग जो खाना खाते हैं ग्लूकोज में, वो खाना जो टूटता है, इस ग्लूकोज का मेन काम होता है ये ऊर्जा देना। ये तो वर्ज्य पदार्थ है, ये तो सह उत्पाद है, ये तो वर्ज्य पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है हमारे लिए। हम जब सांस छोड़ते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये वर्ज्य उत्पाद है, बिन बुलाए मेहमान है ये दोनों। मेन तो ये है ऊर्जा। अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल जो है कोशिका करते हैं अलग अलग प्रकार के जैव प्रक्रम को करने के लिए। तो कुछ जीव है जो यहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं भाई, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि ग्लूकोज से ये जो ऊर्जा मुक्त होती है, ग्लूकोज से ये जो ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करवाने के लिए अलग अलग जीव में जो है अलग अलग पाथ लिया जाता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होता है। कुछ जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ जीव जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल से ही वो ऊर्जा मुक्त करवा लेंगे। लेकिन दोनों तरह के जीव जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं इस ऊर्जा के लिए, दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में एक बात कॉमन है। होता यह है कि जो ग्लूकोज है, जो ये ग्लूकोज है पहले टूटता है पायरुवेट में, पहले टूटता है पायरुवेट में। ये 6 कार्बन वाला अणु है ग्लूकोज, ये 3 कार्बन वाला अणु है पायरुवेट। एक ग्लूकोज टूटता है 2 पायरुवेट में। बोल रखा है कि जिस जीव को ऑक्सीजन चाहिए, जिस जीव को ऑक्सीजन नहीं चाहिए ऊर्जा उत्पादन के लिए, दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये जो काम होगा ना ये दोनों में होगा, और ये साइटोप्लाज्म में होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा। जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसके अंदर भी पहले यही होगा, और जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसके अंदर भी पहले यही होगा। दोनों के लिए ये काम कॉमन है। इसके बाद देखा जाएगा कि ऑक्सीजन किसको चाहिए, ऑक्सीजन किसको नहीं चाहिए। भाई जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसमें ये पायरुवेट आगे टूटेगा, जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन की मदद से ये जो पायरुवेट है इसको तोड़ेगा CO2 में, जल में, और यहाँ पर जो है ऊर्जा मुक्त होगी। हो सकता है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसमें यही पायरुवेट जो है ये टूट जाएगा एथेनॉल में, या फिर हो सकता है टूट जाए लैक्टिक एसिड में, और यहाँ पर ऊर्जा जो है मुक्त होगी। लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होगी ना, जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में पायरुवेट का टूटना होता है, बहुत ही कम ऊर्जा मुक्त होती है। इस वाले में तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। तो भाई जिसको ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पर हम बोलेंगे कि ये वायवीय श्वसन है, और जहाँ पर नहीं चाहिए अवायवीय श्वसन है। लेकिन देख लो ये काम कॉमन है दोनों के लिए। यहाँ देखिए ये पूरा कहलाएगा वायवीय श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, और ये कहलाएगा आपका अवायवीय श्वसन। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? ये ग्लूकोज से पायरुवेट का टूटना। तो यही चीज आपसे कहा गया है। सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। जीव को ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए, जीव कोई सा भी हो, ये जो पहला चरण है ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला अणु है, ये 3 कार्बन वाले पायरुवेट में टूटेगा, और ये काम जो है कोशिका द्रव्य में होता है।
इसके बाद पाइरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है ईस्ट में। अगर मान लीजिए कि ये पाइरुवेट जो है ईस्ट सेल में, ईस्ट कोशिका में टूटता है तो वहां पर एथेनॉल बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पर जो आपने देखा इस एक्टिविटी में ईस्ट कोशिका में ही यही वाला काम होता है, जिसके कारण यहाँ पर एथेनॉल बनता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर आती है और चूने पानी को दूधिया कर देती है। समझ में आया? और ये जो अवायवीय श्वसन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इस वाले काम में तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इस वाले में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। आगे भी अगर ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो अवायवीय श्वसन कहलाएगा। और अवायवीय श्वसन को हम लोग किण्वन भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ईस्ट के अंदर अवायवीय श्वसन हुआ है, या फिर आप बोल दो कि ईस्ट के अंदर क्या हुआ है, फर्मेंटेशन हुआ है, किण्वन हुआ है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। बता चुका हूं मैं आपको, ये अवायवीय श्वसन है जिसमें एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बना है। पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा, ये जो है जहां पर ऑक्सीजन चाहिए, ये काम किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भरपूर मात्रा में ऊर्जा जो है मुक्त होती है। देखो यहां पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है ना, उससे मात्र 2 एटीपी बन सकता है, और यहां पर जो ऊर्जा मुक्त होती है इससे 36 एटीपी बन सकता है। समझ में आया आपको? एक ग्लूकोज के टूटने से 36 एटीपी यहां बन सकता है। एटीपी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। तो यहां पर करेंसी ज्यादा बन रहा है, यहां पर करेंसी कम बन रहा है। 36 एटीपी कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भरपूर मात्रा में ऊर्जा जो है, ऊर्जा का मोचन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है। देखो क्या हुआ यहां पर, चलो आगे आएगा, हाँ यहां पर है, यहां पर हम लोग बात कर लेंगे। क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है तो वायवीय श्वसन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन हुआ उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहेंगे। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, बता चुका हूं। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पाइरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यह पाइरुवेट का एक अन्य 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। देखो क्या होता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, और वायवीय श्वसन जब होता है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु बनते हैं एक ग्लूकोज के टूटने से, जो कि वर्ज्य पदार्थ है। जल यहां पर बनता है, वर्ज्य पदार्थ है। लेकिन जो 36 एटीपी बनता है, वो 36 एटीपी जो है वो मुख्य उत्पाद है जिसका इस्तेमाल कोशिकाएं जो है अलग अलग प्रकार के जैव प्रक्रम को करने के लिए करती है। अब क्या होता है, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप जिम वगैरह करते हैं या फिर ज़्यादा आप हाथ पैर चला लेते हैं, ज़्यादा आप चल लेते हैं, तो आपकी पेशियां थकने लगती है, आपकी पेशियों में क्रैम्प आने लगता है, आ सकता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं उस समय हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। भाई आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। अब ज़्यादा ऊर्जा के लिए आपको ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करना होगा। ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए आपको लगातार ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में चाहिए होगा। लेकिन अगर आपके लंग्स की उतनी कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा ऑक्सीजन को लेने की, ये धीरे धीरे जो है आदत लंग्स को भी पड़ जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं कि लंग्स को भाई उतनी आदत नहीं है ऑक्सीजन लेने की, हार्ट की उतनी आदत नहीं है कि तेज़ी से वो धड़के ताकि ब्लड तेज़ी से पंप हो। तो ले दे करके बात यहाँ पर यह है कि आपके बॉडी को आदत नहीं है ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की। ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करवानी है, ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ना है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बॉडी की उतनी आदत नहीं है ऑक्सीजन लेने की, तो ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन के अभाव होने के कारण क्या होता है कि जो पाइरुवेट है नॉर्मल कंडीशन में किस में टूटना चाहिए था, माइटोकॉन्ड्रिया में, इस वाले में टूटना चाहिए था। लेकिन ये पाइरुवेट जो है
अलग रास्ता अपनाता है। ये पायरुवेट टूट जाता है इस लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है ऑक्सीजन के अभाव के कारण, और यहाँ पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है जो कि 3 कार्बन वाला अणु है। ये सब आपको ध्यान में रखना है, 3 कार्बन वाला अणु है, और इस लैक्टिक एसिड के बनने के कारण पेशियां जो है आपकी थकने लगती है, और ये क्रैम्प का कारण हो सकता है। समझ में आया? तो लैक्टिक एसिड का जो बनना होता है उससे हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये भी अपने आप में क्या है? अवायवीय श्वसन ही है, अवायवीय श्वसन ही। ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जो है ये श्वसन होता है, इसे हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, लैक्टिक एसिड किण्वन बोलते हैं। और जिसमें एथेनॉल बनता है उसे हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो एथेनॉल वाला जो अवायवीय श्वसन है वो ईस्ट में होता है, और लैक्टिक एसिड जो बनने वाला श्वसन है अवायवीय श्वसन, ये हमारे पेशी कोशिका में होता है। लेकिन कब होता है? जब हम ज़्यादा क्या कर देते हैं? एक्टिविटी कर देते हैं या फिर एक्सरसाइज कर देते हैं उसमें। अब देखो एक ही चार्ट में आपको सब दिखाया गया है। यहां देखो ईस्ट में और जो हमारी पेशी कोशिका है, इस दोनों में क्या हो रहा है? अवायवीय श्वसन हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं, किण्वन भी बोल सकते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है वो वायवीय श्वसन है। लेकिन मैं यहां पर पहले लिख देता हूं अवायवीय श्वसन, इसे आप अनॉक्सी श्वसन भी बोल सकते हो। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन बोलेंगे। इसे हम लोग ऑक्सी श्वसन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इन दोनों में ऑक्सीजन के अभाव में या फिर ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर ऑक्सीजन के अभाव में। अब देखो ये वायवीय श्वसन, ये अवायवीय श्वसन, भाई दोनों के लिए एक चीज कॉमन है, वो है ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना। यहां पर मैं बहुत ज्यादा समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न अच्छे खासे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों के लिए जो है एक रास्ता तो कॉमन है, एक चरण, पहला चरण तो कॉमन है, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना। ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन होते हैं, पायरुवेट के एक अणु में जो है 3 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर 2 पायरुवेट के अणु बनते हैं, तो एक में 3 कार्बन तो 2 में 6 कार्बन। भाई 6 इधर अभिकारक साइड में 6 कार्बन के परमाणु है, तो उत्पाद साइड में भी 6 ही होने चाहिए। कोशिका द्रव में यह घटना जो है होती है। ठीक, और यहां पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब देखो मान लीजिए कि ये ग्लूकोज का टूटना जो है ईस्ट सेल में हो रहा है, ईस्ट कोशिका में होता है, जो कि होता है शराब बनाने में, बियर बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल होता है। तो ईस्ट कोशिका में भी पहले ये काम होगा, लेकिन पायरुवेट टूटेगा किसमें? एथेनॉल में। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। और कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहां पर ऊर्जा मुक्त होती है 2 ATP। चाहो तो याद रखो या फिर मत याद रखो, चलो लिख लो 2 ATP। मतलब इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि 2 ATP का ही निर्माण हो सकता है। अब देखो यहां पर पायरुवेट जो है, पायरुवेट में 3 कार्बन है, टोटल 2 पायरुवेट यहां पर जो है टूटते हैं, तो 6 कार्बन, तो 6 कार्बन इधर आने चाहिए। तो होता ये है कि यहां पर 2 एथेनॉल के अणु बनते हैं और 2 यहां पर बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 2 4 और यहां पर 6 कार्बन हो गए। समझे आप? पेशी कोशिका में जो हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसमें देखो लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड देखो 3 कार्बन अणु है, तो यहाँ पर 2 लैक्टिक एसिड के जो है अणु बनते हैं, एक में 3 कार्बन होता है, 2 में 6 हो जाएगा। लैक्टिक एसिड बनता है और यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन हमारी पेशी कोशिका या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उनके काम के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसका उत्पादन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल में होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त होती है, जल और अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ पर तीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, यहाँ पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु जो है मुक्त होते हैं। यहाँ पर कहीं पे लिखा हुआ था ना, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है, समझे आप? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जो है यहाँ पर मुक्त होते हैं, ये जल है और ये ऊर्जा, और यहाँ जो ऊर्जा मिलती है इससे 36 ATP का निर्माण जो है हो सकता है। 36 ATP का निर्माण जो है यहाँ पर हो सकता है, राइट? तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर 3 अणु मिलते हैं एक पायरुवेट के टूटने से। एक पायरुवेट में जो है 3 कार्बन होता है, तो एक पायरुवेट के टूटने से जो है 3 CO2 यहाँ पर बनता है। एक पायरुवेट के टूटने से, एक ग्लूकोज के टूटने से 2 पायरुवेट बनता है, तो दोनों पायरुवेट के टूटने से जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जो है बनेंगे। एक के टूटने से लेकिन 3 बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। एक पायरुवेट के भी खंडन से जो है 3 CO2 बनता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अलग अलग कोशिका में ये श्वसन की प्रक्रिया कोशिका में चल रही है, लेकिन अलग अलग कोशिका में जो है अलग अलग उत्पाद जो है हमें देखने को मिलते हैं। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। जो ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है उससे तुरंत क्या है कि एटीपी बनाया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी क्या है, फ्यूल की तरह काम करता है कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। एक एटीपी के टूटने से एक निश्चित मात्रा में ही ऊर्जा जो है मोचित होती है, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी यानी कि एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। एंडोथर्मिक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिका के अंदर जो भी ऐसी क्रिया है भाई जो एंडोथर्मिक है, जिसमें ऊर्जा चाहिए, वहां पर ये एटीपी टूटेगा। इस एटीपी में क्या है, ऊर्जा है। जैसे कि ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल डीजल, वो सब क्या है, एक फ्यूल है। जलते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। वैसे ही ये एटीपी क्या है, फ्यूल है। जहां पर भी फ्यूल चाहिए होगा, खास करके उन सारे कामों में जो एंडोथर्मिक है, वहां पर ये एटीपी खर्च होगा। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कहीं पर इसका फुल फॉर्म नहीं है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, देखो ट्राइफॉस्फेट है यानी फॉस्फेट ग्रुप 3 बार। फॉस्फेट ग्रुप 3 बार, फॉस्फेट ग्रुप 3 बार। देखो ये अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं एटीपी को, ध्यान में रखिएगा। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। आपने देखा कि ऊर्जा मुक्त हो रही थी। मैंने आपसे कहा कि जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे एटीपी बनता है। भाई कैसे बनता है, देखो ये जो ऊर्जा मुक्त होती है यहाँ पर, ये होता है एडीपी। एडीपी है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है ना। इस डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप, ये एक अकार्बनिक फॉस्फेट ग्रुप इस एडीपी में जोड़ने के लिए ये ऊर्जा जो है यहाँ पर खर्च हो जाती है। राइट, समझ में आ रहा है। इसमें 2 फॉस्फेट है, एक और फॉस्फेट जोड़ा जाता है, इसी वाले ऊर्जा को खर्च करके तब ये एटीपी बनता है। अब ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट है, इसमें 3 फॉस्फेट है। मान लो कि ये एडिनोसाइन है, ये एडिनोसाइन है, मान लो इसमें 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट था। अब ये तीसरा भी आकर के जुड़ गया, तो अब बन गया पूरा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस तीसरे को जोड़ने के लिए ही ये ऊर्जा जो है उपयुक्त होती है। जो ऊर्जा यहाँ पर मुक्त हो रही है ना, इसी एटीपी को बनाने में यहाँ पर जो है प्रयुक्त हो जाती है। अब देखो अंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इस एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। ये एटीपी क्या है, फ्यूल है। अब जहां जहां कोशिका को उन सारे कामों को करने के लिए, किन सारे कामों को करने के लिए, जहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वहां पर इस एटीपी को खर्च किया जाएगा। अब ये एटीपी का खर्च देखो कैसे होगा, वापस से क्या होगा ना कि इस एटीपी को तोड़ा जाएगा एडीपी में। देखो ये तीसरा फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने में ऊर्जा खर्च हुई है। अभी क्या होगा कि जहां कोशिका को ऊर्जा चाहिए होगा, ये तीसरा जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप है, इसको यहां से तोड़ दिया जाएगा, तो ऊर्जा मुक्त होगी। उस ऊर्जा का इस्तेमाल जो है कोशिका अपने उन कामों को करने के लिए करेगी जहां पर ऊर्जा चाहिए। और ये जो एटीपी था वापस से एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आया आपको। और यहां पर ना जल के इस्तेमाल से तोड़ा जाता है ना। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब तस्त फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है, यानी ये टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जो है जब ये टूटता है, तो 30.5 किलो जूल पर मोल
के तुल्य ऊर्जा अवमोचित होती है। अच्छा, ये जो एटीपी से एडीपी में कन्वर्जन होता है इसे हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तब जाकर के एडीपी बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। और कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? मान लो कि अगर आप 1 मोल एटीपी लेते हो, 1 मोल एटीपी लेते हो, उसको आप तोड़ते हो तो आपको 30.5 किलो जूल ऊर्जा मिलती है ना। 30.5 किलो जूल पर मोल है, मतलब 1 मोल एटीपी के टूटने से जो है 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। यहां पर आपको दिखाया गया है कि एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन के लिए ऊर्जा जो है लगी है, वापस से इस एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया जाएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा, तब यहाँ पर ऊर्जा जो है बहुत सारा मुक्त होती है। अगर आप 1 मोल यहाँ पर एटीपी लेते हो तो 30.5 किलो जूल ऊर्जा जो है यहाँ पर आपको मिलने वाली है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, कैसे एक बैटरी जो है अलग अलग कामों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसी प्रकार अन्य के लिए उपभोग में लाई जाती है। तो एक बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड है और इसका काम जो है हम लोग अलग अलग तरीके, इस बैटरी का इस्तेमाल जो हम लोग अलग अलग तरीकों के काम को करने के लिए करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के रूप में करते हैं, प्रकाश ऊर्जा के रूप में करते हैं, भाई मोटर चलाने के लिए कर सकते हैं, लाइट के लिए कर सकते हैं, साउंड के लिए कर सकते हैं, है ना, अलग अलग कामों के लिए कर सकते हैं। इसी तरह ये जो एटीपी है इसका इस्तेमाल कोशिका जो है अलग अलग प्रकार के कामों को करने के लिए कर सकती है। पेशियों के सिकुड़ने में ऊर्जा की जरूरत होती है, एटीपी टूट करके वहां पर ऊर्जा दे देगा। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनाने में ऊर्जा जो है चाहिए, प्रोटीन बनाने में कोशिका को ऊर्जा चाहिए, ये एटीपी टूट जाएगा, एडीपी में ऊर्जा जो है वहां पर मिल जाएगी। तंत्रिका आवेग के संचरण में, तंत्रिका से जो आवेग का आना जाना होता है, तंत्रिका से जो आवेग का इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है वहां पर भी ऊर्जा चाहिए, वहां पर भी ये एटीपी खर्च होगा, एडीपी में कन्वर्ट होगा, है ना, और ऊर्जा मुक्त होगी, उसका इस्तेमाल होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। जो वायवीय श्वसन है ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, भाई ऑक्सीजन चाहिए, तो जो जीव वायवीय श्वसन करते हैं उसके अंदर यह जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आता रहे, क्योंकि वायवीय श्वसन वो करेंगे, क्योंकि वो वायवीय श्वसन करेंगे जो कि ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, तो ये जरूरी है कि उसके अंदर जो है ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में आता रहे। हम देख चुके हैं कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतरकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है। गैसों का आदान प्रदान जड़ से, तना से, पत्तियों से होता है, पत्तियों में रंध्र होता है उसके थ्रू होता है, और सबसे ज्यादा गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्रों के थ्रू ही होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। जो अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं, कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश होता है, खाली स्थान होता है, गैप होता है, उनमें होती है ऑक्सीजन, जो यह सुनिश्चित करती है कि सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं वो उस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहे ताकि श्वसन की प्रक्रिया जो है वो चलती रहे। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। गैसों का जो आदान प्रदान होता है रंध्रों के द्वारा या फिर जड़ तना कहीं भी हो रहा है तो वो विसरण के द्वारा ही होता है। सीधा याद रखो, गैसों का आदान प्रदान जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस की हम बात करते हैं, विसरण द्वारा ही होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। भाई कोशिकाओं, ये कोशिका है, इसके अंदर आना, इससे बाहर जाना गैसों का जो होता है, जैसे ऑक्सीजन जो है कोशिका के अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के बाहर जाएगी, विसरण के द्वारा ही होता है। और रंध्र, पत्ती और जो वातावरण है उसके बीच में जो गैसों का आना जाना होता है वो भी विसरण के द्वारा ही होता है। ये पत्ती है, इसमें जो रंध्र है, यहाँ से जो ऑक्सीजन मुक्त होगी, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी वो भी विसरण के द्वारा ही होगा। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। भाई विसरण की जो दिशा है, विसरण कहाँ से कहाँ होगा, जैसे यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, विसरण की दिशा क्या है, कोशिका की ओर, कोशिका में जो है ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का किधर है, कोशिका से बाहर की ओर। तो ये डिपेंड करता है पर्यावरणीय अवस्थाओं, पर्यावरण की क्या अवस्था है, और साथ में पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करता है। रात्रि के समय देखो क्या होता है,
रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, भाई रात है, सनलाइट तो है नहीं, सनलाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपने देखा था कि जो कच्ची सामग्री थी वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों थे। ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है। तो रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। देखो श्वसन की प्रक्रिया जो है वो रात और दिन हमेशा होती है। श्वसन की प्रक्रिया में आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड वर्ज्य पदार्थ के रूप में बनता है श्वसन में, और श्वसन की प्रक्रिया जो है रात में भी होती है, दिन में भी होती है। फोटोसिंथेसिस में जो है ये ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो केवल और केवल दिन में होता है। तो रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होगी, लेकिन श्वसन तो रात में भी और दिन में भी होने वाला है। तो श्वसन रात में हो रहा है तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वहाँ पर वर्ज्य पदार्थ के रूप में निकलती है वो निकलेगी। तो यही चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही जो है वो मुक्त होती है रात के समय में। दिन की बात करते हैं, श्वसन दिन में भी रात में भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है। दिन के टाइम में सनलाइट रहेगी तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होने वाली है। तो दिन में श्वसन के दौरान CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। अब दिन का समय है, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होने के लिए भाई CO2 चाहिए। CO2 और जल जो है ये दोनों कच्चे सामग्री होते हैं। तो श्वसन में जो CO2 निकल रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर ली जाती है, राइट। इसलिए दिन के समय में CO2 नहीं निकलती है, क्योंकि CO2 जो श्वसन में निकलती है उसका इस्तेमाल जो है फोटोसिंथेसिस में कर दिया जाता है। तो दिन के समय में ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। तो दो चीज़ें आपने यहाँ पर जाने, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना जो है मुख्य घटना है, दिन के समय में ऑक्सीजन का निकलना जो है वो मुख्य घटना है। दिन के समय में ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हम लोगों ने प्लांट के बारे में पढ़ा है। जंतुओं की बात करते हैं। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। जंतुओं के केस में क्या हुआ कि पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसे बाहर निकालने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। जैसे मछलियों की बात करते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, उसके हिसाब से जो है अंग उनका होता है। हम लोगों के केस में फेफड़ा है, बहुत सारे जीव होते हैं जो त्वचा से ही गैसों का आदान प्रदान कर देते हैं। मछलियों के केस में गिल्स होते हैं। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम लोग स्थलीय जंतु हैं, हवा में जो ऑक्सीजन है वही लेते हैं। लेकिन जल में जो जंतु रहते हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील होती है, तो जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है यानी विलय ऑक्सीजन को जो है वो लेते हैं। तो जो जीव स्थल पर रहते हैं वो तो हवा से ले लेंगे, वायुमंडल से ले लेंगे। जो जीव जल में रहते हैं वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। एक्टिविटी 6.6 देख लीजिए। एक जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए। वे अपने मुंह खोलती है और बंद करती रहती है, साथ ही आंखों के पीछे क्लोम छिद्र, जिसे हम लोग गिल्स बोलते हैं, क्लोम को हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में जो है गिल्स बोलते हैं, या क्लोम छिद्र को ढकने वाला प्रच्छद, ऑपरक्यूलम की बात की जा रही है, भी खुलता और बंद होता रहता है। क्या मुंह और क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का समन्वय है? गिनती करो, एक मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती और बंद करती है। इसकी तुलना आप अपनी श्वास को 1 मिनट में अंदर और बाहर करने से कीजिए। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, और उसको कंपेयर करना है किससे? 1 मिनट में मछली कितनी बार मुंह खोलती है, बंद करती है। देखो मछली जो है वो जलीय जीव है, मछली जल की रानी है, जल में रहती है, और मछली जो है ऑक्सीजन लेती है। जिस ऑक्सीजन को लेती है वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन जो है वो होती है। तो मछली क्या करती है कि वो पानी जो है मुंह में पहले लेती है, मुंह खोलती है, पानी मुंह के अंदर गया। ये जो पानी है इसमें ऑक्सीजन गैस है। पानी जब ये मुंह से लेती है उस पानी को गिल्स के पास भेज दिया जाता है, क्लोम के पास भेज दिया जाता है। अब गिल्स के पास देखो क्या होता है, गिल्स के पास ब्लड आता है, उस ब्लड में होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब गिल्स के पास ब्लड आया
उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि श्वसन प्रक्रिया से निकली है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उस पानी में छोड़ दिया जाता है। जो पानी यहाँ मुंह से गया ना, उसको गिल्स के पास भेजा गया, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ दिया जाता है। और पानी में ये जो ऑक्सीजन गैस घुली हुई है उसको रुधिर में, ब्लड में ले लिया जाता है। समझ में आया? गैसों का आदान प्रदान कहाँ हुआ? क्लोम में हुआ। यहां पर ब्लड आया, कोशिकीय श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी उसको लेकर के ब्लड आया, फिर उस ब्लड को पानी में छोड़ दिया, जो पानी यहां से गया था उसमें छोड़ दिया, और पानी में जो ऑक्सीजन गैस घुली थी उसको जो है ब्लड ने ले लिया, तो गैसों का आदान प्रदान हो गया। फिर वो ब्लड जो है हर कोशिका के पास जाएगा और उस ऑक्सीजन को दे देगा ताकि श्वसन की प्रक्रिया हो। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, तेज होती है। देखो, जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसकी मात्रा कम होती है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा अधिक है, राइट। तो जलीय जीव जो होते हैं वो तेजी के साथ सांस लेते हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा पहले से भी कम है, तो वो तेजी से सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसके बॉडी में जा सके। और जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो उनकी श्वसन दर जो है वो कम होती है, क्योंकि एक बार जो वो सांस लेते हैं ना, एक बार जो एयर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, उनका काम चल जाता है। लेकिन सोचो ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पर आप एक बार सांस लेंगे तो उतनी ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी जितनी आपकी कोशिकाओं को चाहिए। यही कारण होता है कि जब आप पहाड़ों पर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, वहाँ पर आपकी सांसें तेज चलने लगती है। सांसें तेज चलने लगती है, रीजन यही होता है कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, आपके बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन जो है मिल नहीं पाता है, जिसके कारण श्वसन दर जो है वो तेज हो जाती है। जलीय जीव के केस में यही चीज़ होता है, तो ये आप याद रखेंगे, जो जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन दर जो है तेज होती है अगर हम स्थलीय जीव से कंपेयर करते हैं तो। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है, जो मैंने आपको यहां पर समझाया। ठीक। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। अब देखो, जो स्थलीय जीव होते हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेते हैं, और अलग अलग जीव में ये जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेने का काम जो है वो अलग अलग अंग के द्वारा किया जाता है, अलग अलग अंग के द्वारा किया जाता है, भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित जो है इस वायुमंडलीय ऑक्सीजन को किया जाता है। लेकिन जो भी अंग है भाई, अलग अलग जीव में अलग अलग अंग है, समझ में आ गया, लेकिन जो भी अंग है उसके भीतर ना एक ऐसी रचना जरूर होती है जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। भाई, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम क्यों करती है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके। मान लो कि ये सरफेस एरिया है, अब यहीं से ऑक्सीजन आ सकती है, कम है लेकिन अब बढ़ा दे तो अब ये सारी एरिया है जहाँ से ऑक्सीजन जो है वो आ सकती है। तो अलग अलग जीव में अलग अलग अंग हैं। हमारे केस में फेफड़े हैं, है ना, फेफड़े, लंग्स है, फुफ्फुस। तो हमारे केस में ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने के लिए वायुमंडल से भाई लंग्स है। लंग्स के भीतर एक ऐसी रचना है जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है, वो है कोपिका। ऐसे ही अलग अलग जीव में जो ऑक्सीजन को अवशोषित करने वाले अंग होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन उनके भीतर एक रचना ऐसी जरूर होगी जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करेगी, राइट। जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है, डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्ट नहीं रहता है। देखो, क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इसी सतह के आर पार होता है, इस सतह की बात की जा रही, उस रचना की बात की जा रही है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि अलग अलग अंग होते हैं, हर अंग में एक रचना होती है जो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। कहा यह जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उनका आदान प्रदान इसी सतह से होने वाला है। अब ये जो सतह है, मान लो ये सतह है, यहां से ऑक्सीजन को जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना है। अब यहां पर आदान प्रदान का काम होना है, तो आदान प्रदान का काम जहां भी होगा, जिस सतह से होगा, जरूरी है कि वो सतह जो है वो पतली हो, मुलायम हो। ठीक,
तो गैसों का आदान प्रदान जिस सतह से होना है, गैसों का आदान प्रदान जिस सतह से होना है, जरूरी है कि वो जो सतह है वो कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, और रक्षा के उद्देश्य से वो जो सतह है बॉडी के भीतर होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है, बॉडी के भीतर होती है। तो याद रखिएगा, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होगा श्वसन के लिए, उस सतह की क्या खासियत है वो आपको याद होनी चाहिए। पतली होती है, मुलायम होती है, और रक्षा के उद्देश्य से बॉडी के भीतर होती है। अब बॉडी के भीतर है तो जरूरी है कि जो हम सांस लेंगे उस रचना तक जाए। तो एक ऐसा मार्ग होना चाहिए, एक ऐसा मार्ग होना चाहिए जहां तक वायु जो है वो जा सके। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, कोई मार्ग तो होना चाहिए। भाई फेफड़े यहाँ पर है, इसमें है वो रचना, तो यहाँ तक वायु आना चाहिए ना, जो हम सांस लेंगे वायु यहाँ तक आना चाहिए, तो कोई तो मार्ग ऐसा होना चाहिए, जो कि है भी, हम जानते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होगा उसके लिए। अब हम लोग मनुष्य की बात करते हैं, यानी कि हम लोग मनुष्यों में जो श्वसन तंत्र है उसकी बात करते हैं। यहां पर पहले आप संरचना देख लो। जो हम सतह की बात कर रहे थे, पहले हम अंग की जो बात कर रहे थे कि भाई एक अंग, अलग अलग जानवरों में अलग अलग अंग होते हैं ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए। हमारे केस में कौन है? ये लंग्स। फिर वो जो अंग है उसके भीतर एक रचना होती है जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जो पतली होती है, मुलायम होती है, नॉर्मली बॉडी के भीतर होती है। वो रचना कौन सी? ये कोपिका है, ये कोपिका है। अभी आप देखना कोपिका के बारे में एक बहुत ही खास बढ़िया बात आपको पता चलने वाली है। ये कोपिका है, ये गुब्बारे जैसी संरचना है, यही वो संरचना है जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। देखो श्वसन तंत्र के कौन कौन से पार्ट्स हैं, एकदम से आपको क्रम वाइज है ना, क्रम अनुसार है ना, आपको याद रखनी है। नासा द्वार, नेजल पैसेज, नासा द्वार, नासा द्वार के बाद आप याद रखेंगे ग्रसनी, ये पहले नंबर पे। आप जो सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जो है ये नासा द्वार से अंदर आपके बॉडी में जाने वाली है। उसके बाद ग्रसनी, जिसे इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के बाद ये कंठ है, लैरिंग्स, जहां से आवाज का उत्पादन होता है। इस कंठ के बाद जो है ये चौथे नंबर पर ये श्वास नली है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया भी बोलते हैं। इसे हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रैकिया भी बोलते हैं। श्वास नली के बाद ये जो श्वास नली है ये फेफड़ों में जाने के बाद दो पार्ट्स में ऐसे बट जाती है और उसे कहा जाता है श्वसनी। श्वसनी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ब्रोंकाई। ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है, ब्रोंकस सिंगुलर होता है, तो ब्रोंकाई, ठीक, ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई जो है और छोटे छोटे नली में विभाजित हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है ब्रोंकियोल, श्वसनिका, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल। तो नेजल पैसेज, तो ये 4 के बाद ये 5 और ये 6। अब ब्रोंकियोल के एंड में ये कोपिका जो है हमें देखने को मिलती है, तो मैं इसको 7 बोल देता हूं। तो आपने सांस लिया, सबसे पहले नेजल पैसेज से बॉडी के अंदर गया, फिर फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स वो स्थान है जहां से खाना जो हम निगलते हैं वो भी पास होता है और जो हम सांस लेते हैं वो हवा भी यहां से पास होती है। तो नासा द्वार, फिर फेरिंग्स, फिर जाकर के लैरिंग्स। लैरिंग्स साउंड बॉक्स है, लैरिंग्स में ही साउंड बॉक्स है, या फिर लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं, जहां पर साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इस श्वसनी के बाद जो है फेफड़े, ये सब जो है श्वसनी तक सारा पार्ट जो है वो लंग्स के बाहर है। ये श्वसनी आगे विभाजित हो जाती है ऐसे लेफ्ट एंड राइट श्वसनी में। ये श्वास नली जो है लेफ्ट एंड राइट में विभाजित हो जाती है श्वसनी में, ब्रोंकाई में, और फिर ब्रोंकाई विभाजित हो जाता है बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल के लास्ट में जो है आपको मिलता है एल्वियुलर सैक। ये सारे पार्ट्स जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। ये फुफ्फुस जो है ना, लंग्स, इस लंग्स के भीतर ये श्वसनी है, श्वसनिका है, और ये कोपिका कोश है। अब पढ़ते हैं क्या सब यहाँ पर बातें जो है लिखी हुई है। वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है। नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। ये जो नासा द्वार होता है, नाक में बाल होता है ना, नाक में बाल होता है, नाक में बाल होता है। ये जो श्वसनी है इसमें सीलिया भी होती है,
है ना, पक्षमाप भी होती है, और इस पूरे पाथ में बलगम भी बनता है, श्लेष्मा भी बनता है। तो नासाद्वार में जाने वाली नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बाल द्वारा निस्पंदित हो जाती है। आप ऐसे याद रखो कि ये जो पूरा पैसेज है इसमें है बालों जैसी संरचना जिसे सीलिया कहा जाता है। वैसे आपके नाक में भी बाल होता है, उसका भी काम क्या होता है, धूलकण को रोकना। ये जो पाथ होता है पूरा एयर पैसेज होता है, इसमें सीलिया प्लस म्यूकस दोनों होते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो जो भी उसमें धूल कण है, अशुद्धियां हैं, या फिर कोई मान लो बाहर से कोई पैथोजन है, इस म्यूकस में चिपक जाता है, इस म्यूकस में चिपक जाता है। फिर इस म्यूकस को साफ करने का काम ये सीलिया करती है। ये सीलिया धक्का मार मार करके आपके नाक के बाहर भेजने का काम करती है। समझ में आया? जो भी एयर में धूल कण है, ये सारे धूल कण जो है वो आकर के बलगम से चिपक जाएंगे, फिर उस बलगम को साफ करने का काम जो ये सीलिया करती है। डायरेक्ट सीलिया भी जो है धूल कण को जो है वो रोक सकती है। अगर मान लो ये सीलिया जो है नष्ट हो जाए, सीलिया जो है ये नष्ट हो जाए तो क्या होगा, सीलिया अगर नष्ट हो जाती है तो जो भी धूल कण है ना वो आपके फेफड़ों तक पहुंच जाएंगे, तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यही म्यूकस की लेयर होती है जो सहायक होती है। मैंने आपको बता ही दिया, जो आप सांस लेते हैं, धूलकण है, अशुद्धि है, कोई पैथोजन है, इस म्यूकस में आकर के फंस जाते हैं। सीलिया जो है फिर उसको साफ करने का काम करती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। वायु जो है नासा द्वार के बाद ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद कंठ में, और कंठ के बाद जो है श्वास नली में, और श्वास नली से श्वसनी, तब श्वसनिका, और तब जाकर के इस कुपिका में। फुफ्फुस का मतलब लंग्स होता है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो। देखो यहाँ पर कंठ लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पर श्वास नली होना चाहिए। वैसे जो कंठ है, लैरिंग्स है, उसमें भी कार्टिलेज है, लेकिन हमसे उपास्थि के वलय की बात की गई है। यहाँ पर उपास्थि के वलय की बात की गई है। तो यहाँ पर देखो आप, ये जो श्वसनी है ना, यहाँ पे कंठ लिखा हुआ है, लेकिन आप याद रखेंगे ट्रैकिया श्वसनी है ना, श्वसनी। ये जो श्वसनी है इसमें आपको रिंग से दिखाया गया है, ध्यान से देखो, इसमें आपको रिंग से दिखाया गया है। ये जो रिंग्स होते हैं ना, ये कार्टिलेज के होते हैं। कार्टिलेज आपको याद है, उपास्थि अपने आप में एक संयोजी ऊतक है। उपास्थि के रिंग्स होते हैं। ये रिंग्स क्या करते हैं, मान लो ये ट्रैकिया है, इसमें रिंग्स है बहुत सारे, ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे पिचक न जाए, एयर की कमी के कारण जो है ये ऐसे कोलैप्स न कर जाए, है ना, ऐसे जो है ऐसे ऐसे पिचक न जाए। इस कोलैप्स को होने से बचाने का काम ये उपास्थि वलय करता है। अच्छा, ये जो लंग्स है, लंग्स काफी डेलिकेट ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है। लंग्स और जो हमारे हार्ट है, दोनों के दोनों जो है इस पसलियों के भीतर है। टोटल जो है 24 पसलियां होती है, टोटल 24 पसलियां होती है जो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। ये छोटी और छोटी नलिकाएं क्या है, छोटी यानी कि श्वसनी, और उससे भी छोटी श्वसनिका, जो अंत में गुब्बारे जैसी, ये याद रखिए, गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है। गुब्बारे जैसी रचना में टर्मिनेट जाकर के ये श्वसनिका जो है वो करती है, जिसे क्या कहा जाता है, कुपिका कहा जाता है। कुपिका को अंग्रेजी में एल्वियोलाई कहा जाता है, एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलाई कहा जाता है। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है। ये जो कुपिका होती है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। जैसे मान लो मैं ऐसे बना करके दिखाता हूं आपको, ये कुपिका जो गुब्बारे जैसी संरचना है, ठीक। अब इसकी दीवारों में ना पूरा नेटवर्क होता है कैपिलरी का, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान होना है। तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, यहाँ पर एक मान लो कि मैं रक्तवाहिनी बनाता हूँ। ये मैंने एक केशिका बना दिया, ये मैंने एक केशिका बना दिया। अब इसमें क्या है, इसमें ब्लड है, इसमें ब्लड है। तो मान लीजिए कि इधर से ब्लड जो आ रही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, और ये कुपिका है। हमने जो सांस लिया था तो वो उस वायु में जो ऑक्सीजन है वो इसमें है, अभी भरी हुई है। अब जब ये ब्लड आया यहाँ पे
जब ये ब्लड आया यहाँ पे तो इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस कोशिका के अंदर चली जाएगी और ये जो ऑक्सीजन है ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में आ जाएगी। फिर यहाँ से ये जो ब्लड है वो सारी कोशिकाओं तक पहुँचने वाला है और सारी कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन गैस जो है पहुँच जाएगी। अब होता ये है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ब्लड में जो आरबीसी है, ब्लड में जो आरबीसी है और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। इस हीमोग्लोबिन के कारण रक्त हमारा लाल होता है और इसे श्वसन वर्णक कहा जाता है। श्वसन वर्णक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो श्वसन गैस है ये ऑक्सीजन, ये इसी के साथ बाइंड करके जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स को। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये ब्लड के थ्रू हर कोशिका के पास जाने वाली है। कोशिका के पास जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये कॉम्प्लेक्स जो है पहुंचेगा, ये वापस से टूट जाएगा हीमोग्लोबिन और इस ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन जो है कोशिका के अंदर पहुंच जाएगी और हीमोग्लोबिन ब्लड में रह जाएगा। समझ में आया? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो इस कोशिका के पास आती है वो भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के आती है, लेकिन वो मात्रा कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मेनली जो है प्लाज्मा में घुल करके आती है, प्लाज्मा में घुल करके आती है या फिर बाइकार्बोनेट आयन के रूप में आती है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है उसका ट्रांसपोर्टेशन मेनली आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके थ्रू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा में घुल करके यहाँ तक पहुँचती है या फिर बाइकार्बोनेट आयन के रूप में आती है। अब आगे बढ़े। हाँ, तो ये आप याद रखना कि ये जो कोशिका है ये है ना, ये लंग्स के अंदर है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं को भर लेती है। ये कोशिका इसकी बात की जा रही है। देखो, जब आप सांस लेंगे तो जो आपकी ये पसलियां हैं, आप सांस लेंगे, ये पसलियां थोड़ा बाहर आएगी और ऊपर जाएगी। जब आप सांस लेते हैं तो ये जो पसली है ये थोड़ा सा बाहर आती है और ऊपर की ओर जाती है। और जो आपका डायफ्राम होता है यहाँ पर जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है। ये देखो, ये ऐसे हो जाएगा फ्लैट सांस लेने के क्रम में। जब आप सांस छोड़ेंगे तो ऐसे। तो जब आप सांस लेते हैं तो पसलियां जो है वो ऊपर जाती है और डायफ्राम ऐसे चपटा हो जाता है, जिसके कारण जो थोरैसिक कैविटी है, पसलियों के भीतर का जो पूरा स्थान है वहां पर वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है ना। वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण प्रेशर जो है कम हो जाता है, दाब अंदर का कम हो जाता है। अंदर का दाब कम हो जाता है, बाहर में दाब ज्यादा होता है, तो हवा जाती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो जो एयर है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यानी कि लंग्स की ओर जाती है और फुफ्फुस के अंदर जो है पहुंच जाती है और कोशिका को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए आता है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर के शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। यहाँ से जो ऑक्सीजन है रुधिर में लेकर के सारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। कहा आपसे ये जा रहा है कि जब आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, हमेशा आपके लंग्स में जो है थोड़ी बहुत वायु होती है। ऐसा नहीं है कि जब आप सांस लेते हैं ऐसे, है ना, तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और सारी की सारी ऑक्सीजन जो है ब्लड में चली जाती है। फिर जब तक आप सांस नहीं लेते हैं अंदर में फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन होती ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जब आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, सांस जब छोड़ते हैं उस समय भी आपके फेफड़ों में जो है, आपके लंग्स में, आपके इस कोशिका में ऑक्सीजन जो है कुछ न कुछ मात्रा में होती है। क्यों होती है? ताकि जब तक आप सांस लेंगे तब तक जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है उससे गैसों का आदान प्रदान होता रहे। नहीं तो क्या होगा, आपने सांस लिया, भाई आपने सांस लिया, सारी ऑक्सीजन जो है वो चली गई ब्लड में, अब खाली, ये कोशिका खाली, अब ऑक्सीजन है ही नहीं। भाई जब तक आप सांस नहीं लेंगे दोबारा से तब तक क्या ये जो डिफ्यूजन है ये नहीं होगा। वैसे में तो कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही, वो काम भी नहीं होता है। जब आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, हमेशा जो है वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम रखते हैं। समझ में आया? लंग्स में जो है हमेशा जो है कुछ न कुछ वायु जो है उपस्थित होती है, तब तक
आपको समय मिल जाता है, जो आप सांस लेते छोड़ते हैं ना, उस बीच का जो समय होता है, जो आप वापस से सांस लेंगे, पहले तो आपने सांस लिया, फिर जब छोड़ेंगे उसके बाद वापस से लेंगे ना, तो जब तक आप छोड़ रहे हैं तब तक भी जो है थोड़ा बहुत डिफ्यूजन के लिए ऑक्सीजन उसमें होती है, तो उससे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। अब जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता है भाई, शरीर का आकार बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना केवल विसरण से संभव नहीं है, विसरण पर्याप्त नहीं है ना, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर के उन ऊतकों तक पहुंचते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, मैं आपको बता चुका हूं, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है और इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है, प्लाज्मा में घुल करके होता है। मैंने आपसे कहा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि आरबीसी में है, यानी कि आरबीसी के साथ आप बोल सकते हो, और प्लाज्मा जो कि ब्लड का मैट्रिक्स है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है घुल करके ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखो, मैंने आपसे कहा था ना, एक खास बात, एक मजेदार बात जो है आपको बताई गई है। यदि कोशिका की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी, 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर लेगी। देखो यहां पर इसकी बात की जा रही है भाई, लाखों के संख्या में जो है ऐसी गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसे कोशिका कहते हैं। अगर आप उन सारे को जो है फैला दो, गुब्बारे जैसी संरचना है ना, इसको आप ऐसे फैला दो सारे को, तो कितनी एरिया कवर हो जाती है? 80 मीटर स्क्वायर। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर की सतह क्षेत्रफल कितना होगा? अगर आप कंपेयर करेंगे अपने स्किन, आपके पूरे बॉडी सरफेस के एरिया से, भाई जितना भी बॉडी सरफेस का एरिया है ना, सबको आप कैलकुलेट कर लो, पूरे बॉडी का सरफेस एरिया आप निकाल लो कितना मीटर स्क्वायर है, उससे कई गुना ज्यादा ये है आपके पूरे बॉडी का जो सरफेस एरिया है ना, इससे कई गुना ज्यादा ये जो कोशिका है ना, इसके सतह का क्षेत्रफल आने वाला है, कई गुना ज्यादा आएगा। विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया होने के कारण ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एक बार आएगा और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं तक पहुंच पाएगा। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हमारे फेफड़ों से पैर के अंगूठों तक पहुंचने में 3 वर्ष का समय लगेगा अगर हम केवल विसरण की बात करते हैं तो। मैंने पार्ट 1 में आई थिंक 15 वर्ष बोल दिया था, तो आपने आप जो है इसको करेक्ट कर लेंगे, मतलब सेम काम के लिए जो है मैंने 15 वर्ष बोल दिया हुआ था, 3 वर्ष आप याद रखेंगे। पता नहीं मैंने 15 वर्ष कहाँ पढ़ा था। कि मान लीजिए कि डिफ्यूजन से मान लीजिए कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होना था। अभी तो हमको मालूम है कि भाई ब्लड में हीमोग्लोबिन है, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड जो है बहुत तेजी के साथ फ्लो करती है, ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, इसीलिए। लेकिन मान लीजिए कि ये जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर के हमारे फेफड़ों से पैरों तक जाती, डिफ्यूज होकर केवल विसरण के द्वारा, तो ऑक्सीजन के केवल एक मॉलिक्यूल को हमारे लंग्स से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में कितना टाइम लगता? 3 वर्ष का समय लगता। तो इसीलिए हमारे बॉडी में क्या है भाई? ब्लड है, और ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन है, ताकि तेजी से जो है कुछ ही सेकंड में ऑक्सीजन हर कोशिका तक पहुंच जाए। और कोशिका की सतह को फैला दिया जाए तो लगभग 80 वर्ग मीटर एरिया जो है हमें मिलने वाला है। अगर हम पूरे बॉडी सरफेस एरिया से तुलना करें तो कई गुना ज्यादा है। कुछ और बातें जो है दी गई है आपके इस किताब में। तंबाकू का सीधा उपयोग, सीधा आप तंबाकू खाते हैं खैनी के रूप में, या सिगार है, सिगरेट है, बीड़ी है, हुक्का है, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का सेवन आप चाहे डायरेक्ट करते हो, सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के साथ करते, आदि के रूप में करते हो, सब के सब क्या है? हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल, यकृत को प्रभावित करता है।
धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारियों और कैंसर के अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। भाई जिस तंबाकू में धुआं नहीं है, क्या मतलब अगर आप सिगरेट सिगारेट ये सब नहीं पीते हैं, खैनी खाते हैं तो भी है ना, तो भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, लंग्स से रिलेटेड बीमारियां जो है ना, कैंसर है, ये सब हो सकते हैं। भारत में गुटखा सेवन से मुख के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही है। स्वस्थ रहें, बस तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नहीं कहें। तो हमारे इंडिया में जो है मुंह का कैंसर का जो केस है वो बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है आपको कि गुटखा का सेवन मत कीजिए, तंबाकू से बने किसी भी उत्पाद का सेवन जो है आप मत कीजिए। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आप हर जगह पढ़ते हैं। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्सों में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। मैंने आपसे कहा जो आपका ट्रैकिया होता है उस सारे में क्या होता है, सीलिया होता है। और सीलिया के साथ हम जानते हैं कि म्यूकस भी होता है। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। क्या होता है कि जो हम सांस लेते हैं तो जो धूल कण है, रोगाणु है, वो सब जो है म्यूकस से चिपक जाते हैं और म्यूकस को साफ करने का काम फिर ये सीलिया करती है। लेकिन धूम्रपान करने से ये बाल जैसी संरचनाएं जो है नष्ट हो जाती है, सीलिया जो है नष्ट हो जाएगी, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर के भी कारण बन सकते हैं। अगर ये सीलिया नष्ट हो जाती है तो क्या हो जाएगा कि म्यूकस में जो ये रोगाणु हैं, धूल, अन्य हानिकारक कण हैं, ये सब जो चिपके हुए हैं वो सब तो वहीं पर चिपके रह जाएंगे ना, वो बाहर कैसे आएंगे। सीलिया जो है इस म्यूकस को साफ करने का काम करती है, जिसमें कि ये रोगाणु, धूल कण ये सब होते हैं। लेकिन सीलिया अगर नष्ट हो जाती है तो फिर इस म्यूकस को साफ नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे ये धूल कण जो है, रोगाणु जो है फेफड़ों तक पहुंच जाएंगे, है ना, लंग्स तक पहुंच जाएंगे। और लंग्स तक जब ये पहुंचेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, खांसी होगा और यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। तो सीलिया बालों जैसी संरचनाएं हैं, जो हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो उस धुएं से जो है ये सीलिया नष्ट हो सकती है। और सीलिया का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि एयर में कुछ नहीं है, एयर में तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं, धूल कण होते हैं, सब होते हैं। उस सबको रास्ते में ही रोकने का काम जो है ये म्यूकस और सीलिया मिल करके करते हैं। इसीलिए इनका होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि नष्ट हो सकती है स्मोकिंग से। अब आखिरी में ये प्रश्न सब आपसे पूछे जाते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। भाई जो स्थलीय जीव होते हैं उनको कम बार सांस लेना पड़ता है जलीय जीव की तुलना में, क्योंकि जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में मिलती है। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसके तुलना में। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है, समझा चुका हूं आपको मैं। ग्लूकोज तो पहले पायरुवेट में टूटेगा, अब देखा जाएगा अगर ईस्ट है तो ईस्ट के अंदर वो एथेनॉल में टूट जाएगा, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा वहां पर 2 एटीपी मुक्त होने वाली है। अगर हम पेशी कोशिका की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड और वहां पर ऊर्जा मुक्त होती है 2 एटीपी। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो उसमें ये पायरुवेट टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 36 एटीपी ऊर्जा जो वहां पर मुक्त होती है। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, समझा चुका हूं मैं। ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यूजुअली प्लाज्मा में घुल करके ट्रांसपोर्ट होती है। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। कहा जा रहा है कि गैसों के विनिमय के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए मनुष्यों के फेफड़ों में ज़्यादा क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया, मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल को कैसे, ऐसा क्या किया गया है ह्यूमन के लंग्स में जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल प्राप्त हो। तो गुब्बारे जैसी संरचना होती है, गुब्बारे जैसी बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, गुब्बारे जैसी बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसमें कुबिका बोलते हैं, ये लाखों की संख्या में होती हैं जो कि अधिकतम क्षेत्रफल को, जो कि सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग कुपिका बोलते हैं, लाखों की संख्या में होती है, जो हमें अधिक से अधिक क्षेत्रफल प्रदान करते हैं गैसों के विनिमय के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्ट 3 जो है समाप्त होता है, और हमने पार्ट 3 में जो है श्वसन को कवर किया है। अगले वाले पार्ट में हम लोग परिवहन को कवर करेंगे, उसके बाद उत्सर्जन को कवर करेंगे, देन ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। टोटल 5 पार्ट्स आएंगे इसमें, ये हमारा तीसरा पार्ट था।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।